नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं आज की चर्चा। मैं हूं प्रीति सिंह। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरुवार को ऐलान किया कि भारत नवीकरणीय ऊर्जा क्षेत्र जिस तेजी से विकास कर रहा है उसमें सालाना 20 अरब डॉलर के कारोबार की संभावना है। प्रधानमंत्री ने तीसरे वैश्विक नवीकरणीय ऊर्जा निवेश सम्मेलन और प्रदर्शनी री इन्वेस्ट के उद्घाटन सत्र को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया और विदेशी निवेशकों को भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की विकास यात्रा में शामिल होने का निमंत्रण दिया। उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रॉनिक सामानों के विनिर्माण के लिए उत्पादन आधारित प्रोत्साहन यानी पीएलआई योजना की सफलता के बाद अब हमने उच्च दक्षता के सौर मॉड्यूल्स यानी हाई एफिशिएंसी सोलर मॉड्यूल्स को भी उसी प्रकार का प्रोत्साहन देने का फैसला किया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की क्षमता दुनिया में चौथी सबसे बड़ी क्षमता है। सभी बड़े देशों के मुकाबले इसमें तीव्र गति से वृद्धि हो रही है। उन्होंने कहा कि हमारी प्राथमिकता कारोबार सुगमता को सुनिश्चित करना है। निवेशकों के लिए चीजों को सुगम बनाने के लिए अलग से परियोजना विकास प्रकोष्ठ स्थापित किया गया है। आगे प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 6 साल में हमने स्थापित नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता में 2.5 गुना की वृद्धि की है। भारत की नवीकरणीय ऊर्जा की स्थापना क्षमता फिलहाल 1,36,000 मेगावाट है, जो हमारी कुल बिजली उत्पादन क्षमता का 36% है। नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन की हमारी क्षमता 2022 तक 2,20,000 मेगावाट हो जाएगी। आज की चर्चा में हम भारत की नवीकरणीय ऊर्जा योजना का विश्लेषण करेंगे और आज की चर्चा में शामिल हो रहे हैं 2 खास मेहमान। हमारे साथ हैं चिंतन शाह जी, जो कि तकनीकी निदेशक हैं IREDA के। साथ ही हमारे साथ जुड़े हैं प्राची गुप्ता, ऊर्जा सलाहकार नीति आयोग। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। प्राची गुप्ता मैम, पहले बहुत सिंपल क्वेश्चन आपसे मैं चाहूंगी, ये थोड़ा सा आप हमारे दर्शकों के लिए साफ करें कि जो नवीकरणीय ऊर्जा है और साधारण ऊर्जा है उसमें मूलभूत अंतर क्या है और नवीकरणीय ऊर्जा के फायदे क्या हैं? अभी प्रधानमंत्री जी ने 450 गीगावाट का जो टारगेट रखा है 2030 तक। बेसिकली हमको जो पोल्यूशन है, जो ग्रीन हाउस गैसेस एमिट होती हैं फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने से, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो इन फॉसिल फ्यूल्स को बर्न करने के लिए कम करने के लिए बेसिकली हम रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ जाते हैं। इसको हम क्लीन एनर्जी सोर्स बोलते हैं, यानी कि ये साफ वातावरण को साफ रखती हैं। एक तो पोल्यूशन कम होता है और एक जो ग्रीन हाउस गैसेस बेसिकली जिसको हम कार्बन डाइऑक्साइड बोलते हैं उसकी मात्रा कम करती हैं। तो रिन्यूएबल एनर्जी का फायदा ये है क्योंकि हमें हमारे प्लैनेट को, हमारी धरती को साफ रखना है और स्वच्छता की तरफ लेकर जाना है। तो जो रिन्यूएबल एनर्जी है वो बेसिकली हमारे पर्यावरण के लिए बहुत ही लाभदायक है क्योंकि इससे कोई पोल्यूशन नहीं होता है। और जो हमारे प्रधानमंत्री जी ने टारगेट रखे हैं उसके लिए हमें लगभग 25 से 35 गीगावाट हर साल में बढ़ोतरी करनी पड़ेगी रिन्यूएबल एनर्जी की, जो कि बहुत ही एम्बिशियस टारगेट्स हैं एक हमारे देश के लिए और जिसको पूरा दुनिया सराह रही है। बिल्कुल। चिंतन शाह सर, हम नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में दुनिया में चौथे स्थान पर आ गए हैं और पिछले 6 सालों का सफर देखिए तो 2.5 गुना इजाफा। इस सफर को आप जो इस सेक्टर में रिन्यूएबल एनर्जी के क्षेत्र में जो सफर रहा है, इसे आप कैसे देखते हैं? नहीं, सन 2014 के बाद जब ये नई सरकार आई तो सबसे अहम चीज इन्होंने जो की वो है टारगेट्स को बहुत ही एग्रेसिव कर दिया। और ये और कोई ऑप्शन था नहीं हमारे पास कि जिस तरह से जो ऊर्जा की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है और इकोनॉमी की रिक्वायरमेंट बढ़ रही है, उतनी फॉसिल फ्यूल पूरे वर्ल्ड में कहीं भी नहीं है। तो आज की तारीख में दुनिया भर में आगे जाने के लिए अपारंपरिक ऊर्जा या अल्टरनेट एनर्जी ऑफ सोर्सेज के अलावा ऑप्शन नहीं है। और इंडिया, जैसा आपको पता है कि इंडिया में फॉसिल फ्यूल लिमिटेड अवेलेबल है, हम काफ़ी चीज़ इंपोर्ट करते हैं। हमारे लिए ये काफ़ी लॉजिकल कंक्लूजन रहा कि आगे जाने के लिए हम अल्टरनेटिव एनर्जी पे जाए। इसके अलावा जो COP 21 में जो टारगेट्स दिए गए और कमिटमेंट दिया है सरकार ने, वो कमिटमेंट को भी मेंटेन करने के लिए हमें आगे अल्टरनेट एनर्जी सोर्सेज को बढ़ानी पड़ेगी। इंडिया ग्रोइंग इकोनॉमी है डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर, और जैसे जैसे इकोनॉमी की ग्रोथ होती है ऊर्जा की भी रिक्वायरमेंट बढ़ती है। और ये जो नई ऊर्जा की हमारी खपत है, हम मैक्सिमम अल्टरनेटिव एनर्जी से ही निकालेंगे और उससे ही पैदा करेंगे। और एक और बात बहुत इंपॉर्टेंट है, इंडिया बहुत ही विकसित कंट्री है डेवलपिंग वर्ल्ड के अंदर, और इसकी वजह से हमारे पास मैन्युफैक्चरिंग के भी ऑप्शंस काफ़ी अवेलेबल है। तो यही ऊर्जा यहीं बनाएंगे हम, यहीं इसकी मैन्युफैक्चरिंग की जाएगी, यहीं डिप्लॉय की जाएगी और यहीं कंज्यूम की जाएगी। एक तो हो गया ये हमारा खुद का रिक्वायरमेंट।
उसके अलावा आज की तारीख में जैसे मैंने बताया कि ग्लोबली ऑल्टरनेटिव एनर्जी के अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, तो इंडिया के लिए एक बहुत ही अहम भूमिका बन जाती है कि हम यहाँ से मैन्युफैक्चर्ड गुड्स यहाँ से एक्सपोर्ट भी कर पाएंगे बाकी कंट्रीज में उनकी रिक्वायरमेंट के लिए। ठीक है। और निवेश को लेकर जिस तरह की बातें प्राची गुप्ता मैम, प्रधानमंत्री ने भी कही है कि हम निवेश को और सुगम बनाएंगे, और निवेश को लेकर अगर देखें तो पिछले 6 साल में 4.7 लाख करोड़ का निवेश भविष्य के भारत की झलक दिखाता है। और ये जो इसमें अगर हम निवेश की बात करें, एक सेक्टर के निवेश की बात करें, तो किस तरह की उम्मीदें आप देख रही हैं इसमें? तो अभी तक पिछले 5 से 6 साल में $11 बिलियन का इन्वेस्टमेंट हुआ है क्लीन एनर्जी में। और अभी जो सरकार ने PLI स्कीम निकाला है, परफॉर्मेंस लिंक्ड इंसेंटिव, तो उसमें बेसिकली जो मैन्युफैक्चरिंग है, जैसे चिंतन सर ने बोला, मैन्युफैक्चरिंग है, मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ोतरी दे रहे हैं। तो आने वाले टाइम में जो इन्वेस्टर्स का इंटरेस्ट है इंडिया में वो बहुत ज्यादा है, क्योंकि इंडिया ऑलरेडी, जैसे आपने भी बोला, 4th लार्जेस्ट मार्केट है वर्ल्ड में आज की डेट में, और जो कि हमारे टारगेट्स और हमारी बढ़ती हुई एनर्जी नीड्स हैं देश की, वो अल्टरनेट सोर्सेज से, जैसे हमने बोला, अल्टरनेट सोर्सेज से मीट करनी है। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए एक तो अभी जो कॉन्ट्रैक्टिंग मैकेनिज्म, टेंडरिंग मैकेनिज्म जिसको बोलते हैं, वो बहुत ईज आउट कर दिया गया है। हम हाइब्रिड की तरफ जा रहे हैं, और अभी जो रिन्यूएबल्स में, सोलर, विंड में हमको चाहिए वो इंटीग्रेशन चाहिए जो मेन ग्रिड के साथ। तो सरकार उसकी तरफ भी काफी काम कर रही है, ताकि जो पहले हम कोयले से इंटरमिटेंसी, जो बेस लोड है, इंटरमिटेंसी है, बेस लोड है, इसको मीट करते हैं, हम धीरे धीरे रिन्यूएबल्स की तरफ जा रहे हैं। तो सरकार स्टोरेज पर भी काफी ध्यान दे रही है, स्टोरेज पर, बैटरी मैन्युफैक्चरिंग पर, जिससे कि भारत में जॉब्स भी क्रिएट हों। और स्टोरेज एक बहुत ही अहम हिस्सा है रिन्यूएबल्स को भारत में और बढ़ोतरी देने का। तो सरकार उस पर भी काफी काम कर रही है। तो रिन्यूएबल्स के सोलर, विंड के अलावा जैसे बायोमास है, तो बायोमास भी एक ऐसा क्षेत्र है जहां पर और इन्वेस्ट कर सकते हैं इन्वेस्टर्स के लिए। जैसे फॉर एग्जांपल जो कंप्रेस्ड बायोगैस होती है, कंप्रेस्ड बायोगैस के लिए पहले 100 प्लांट्स के लिए मैंडेटरी ऑफटेक, कंपल्सरी ऑफटेक दे रही है सरकार। तो ऐसे ही एक पूरा डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स के लिए बहुत सारे कदम उठा रही है सरकार, जिससे कि क्लीन एनर्जी सोर्सेज, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज हमारे भारत की ऊर्जा में इंटीग्रेट हो सके। बिल्कुल। और इन्वेस्टर्स के लिए बहुत ही अहम हिस्सा है कि एक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हमारा इम्प्रूव हुआ है पिछले 6 से 7 साल में। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस 2014 से 19 में हमारा जितना मुझे ध्यान है शायद 69 या 73rd पोजीशन पर है। तो जो इन्वेस्टर्स के लिए एक इकोसिस्टम पूरा क्रिएट कर रही है सरकार, सोलर PV की मैन्युफैक्चरिंग के लिए शुरू से लेकर एंड तक। अभी जो PLI स्कीम सरकार ने यूनियन कैबिनेट और नीति आयोग ने पिछले महीने अप्रूव किया, और फिर आत्मनिर्भर भारत के अंडर भी इसको स्पेशल इंसेंटिव्स दिए जा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि इन्वेस्टर्स के लिए एक काफी सरकार कदम उठा रही है कि इसको बहुत ही ईज कर दिया जाए प्रोसेस को, और रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करने के लिए। बिल्कुल। और इस निवेश को लेकर चिंतन शाह सर, आपका क्या कहना है? क्योंकि हमने देखा कि आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो बुनियादी कदम उठाए हैं, क्योंकि कुछ अगर सच्चाई देखें तो नवीकरणीय ऊर्जा के 80% उपकरण हमें चीन से मंगाने पड़ते हैं। तो सस्ते मॉड्यूल की बात करें तो भारतीय बाजारों से पटे हुए हैं। तो जो बुनियादी कदम उठाए जा रहे हैं आत्मनिर्भरता के मोर्चे पर, वो इस सेक्टर में किस तरह की मदद कर सकते हैं? नहीं, जब हम ऑल्टरनेटिव एनर्जी की बात करते हैं तो ज़्यादातर मेजॉरिटी स्टेक के हिसाब से विंड और दूसरा सोलर होता है। जो आप 80% की जो इंपोर्ट की जो बात करें वो सोलर में होता है। ठीक है। विंड में 95% इंडिया में ही बनता है। ठीक है। सो विंड एक 100% मेक इन इंडिया हो चुका है। रेदर इंडिया विंड टर्बाइन को यहाँ से एक्सपोर्ट करता है। ऑलमोस्ट जो मैन्युफैक्चरिंग इंडिया में विंड की होती है 60% एक्सपोर्ट होती है आज की तारीख में, और बड़े कंट्रीज में होती है, डेवलप्ड कंट्रीज में होती है, जैसे यूरोप हो गया, US हो गया। तो ये एक ऐसा सेक्टर है जहाँ पे इंडियन मैन्युफैक्चर्ड कैपिटल गुड्स एक्सेप्ट किए जाते हैं इन डेवलप्ड कंट्रीज। सोलर में जिस तरह से ग्रोथ हुआ है उस हिसाब से मैन्युफैक्चरिंग थोड़ी डिले हुई है, इसीलिए इंपोर्ट किया जा रहा है बाकी पूरे अलग अलग कंट्रीज से। बट आज की तारीख में, जैसे हम बता रहे हैं, आज की तारीख में तकरीबन 5000 मेगावाट की मैन्युफैक्चरिंग अंडर कंस्ट्रक्शन चालू हो चुकी है, और 5000 मेगावाट की क्षमता दिख रही है। तो करीब अगले 2 से 3 साल के अंदर 10 गीगावाट की मैन्युफैक्चरिंग पर एनम की
क्षमता इंडिया में आ जाएगी और यही क्षमता जो मैन्युफैक्चरिंग के इंडिया में होगी यही डोमेस्टिक मार्केट को फिट करेगी और हो सकता है एक्सपोर्ट भी करे, बिकॉज जिस तरह का डिमांड बढ़ रहा है ग्लोबली उस हिसाब से इंडिया के लिए एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज भी बनती है और डोमेस्टिक मार्केट में भी बनती है। जहाँ तक निवेशक की बात है, आज की तारीख में रिन्यूएबल एनर्जी की एक्सेप्टेबिलिटी ग्लोबली हो चुकी है इंडिया के लिए। लार्ज जो इक्विटी फंड्स होते हैं जो इन्वेस्ट करते हैं अलग अलग प्रोजेक्ट्स में वो ऑलरेडी इंडिया में आ चुके हैं। ब्रुकफील्ड हो गया, एक्टिस हो गया, गोल्डमैन सैक्स हो गया, CPDQ हो गया, अबू धाबी इन्वेस्टमेंट अथॉरिटीज हो गई, GIC हो गया, बहुत सारे जो मेजर इन्वेस्टर्स इंडिया में आ चुके हैं। दैट मीन्स एक चीज क्लियर है, ये मार्केट मैच्योर्ड है, एक्सेप्टेबल है। अब इसको चाहिए स्केल और वैल्यू प्रपोजिशन, और यही अब आगे जाके होगा। जैसे मैडम ने बताया कि हाइब्रिड टेंडर्स आ रहे हैं, राउंड द क्लॉक टेंडर्स आ रहे हैं, बैटरी टेंडर्स आ रहे हैं, तो ये वैल्यू प्रपोजिशन हो जाती है और आत्मनिर्भर में मैन्युफैक्चरिंग भी वैल्यू प्रपोजिशन हो जाती है। तो अब जाके आप फ्यूचर में देखेंगे बहुत सारे इन्वेस्टमेंट वैल्यू प्रपोजिशन में आएंगे ताकि एक होलिस्टिक इकोनॉमी ऑल्टरनेटिव एनर्जी के हिसाब से क्रिएट की जाए। ठीक है। और प्राची गुप्ता मैम, नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में निवेश को लेकर अगर हम बात करें तो हम देखते हैं कि गुजरात, अगर हम अपने राज्यों में बात करें, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, यहाँ ही निवेश हो रहा है। राज्यों में और राज्यों की अगर बात करें तो वहाँ निवेश की क्या संभावनाएं हैं और राज्य खुद इस सेक्टर में निवेश आकर्षित करने के लिए क्या नीति अपना सकते हैं? हाँ, तो जैसा आपने बोला, बेसिकली मध्य प्रदेश, राजस्थान, जो सेंट्रल पार्ट ऑफ इंडिया है या सदर्न पार्ट ऑफ इंडिया है, यहाँ पर ज्यादा इन्वेस्टमेंट है क्योंकि सोलर के टेंडर ज्यादा हैं, विंड के टेंडर ज्यादा हैं। तो अगर हम तो हमें बेसिकली हर क्षेत्र को अपने क्षेत्र की जो ऊर्जा, जो सोर्स ऑफ एनर्जी है जिसको हम बोलते हैं, जैसे फॉसिल फ्यूल्स है, नॉन फॉसिल फ्यूल्स हैं, तो जो अपने क्षेत्र में ज्यादा ऊर्जा है, फॉर एग्जाम्पल जैसे कि अगर हम नॉर्दर्न स्टेट में पंजाब की बात करें, पंजाब में क्रॉप रेजिड्यू बहुत ज्यादा है, हरियाणा में क्रॉप रेजिड्यू बहुत ज्यादा है, तो वहाँ बायोमास की संभावना बहुत ज्यादा है। तो हर क्षेत्र को अपने क्षेत्र में जो जिस चीज का पोटेंशियल ज्यादा है उस चीज पर फोकस करना चाहिए। और जैसे फॉर एग्जांपल सोलर रूफटॉप है, सोलर रूफटॉप तो कमर्शियल बिल्डिंग्स या रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पर भी लग सकता है। तो हर क्षेत्र को अपने क्षेत्र की जो ऊर्जा सबसे कॉस्ट इफेक्टिव ऊर्जा है, ऊर्जा का स्रोत अवेलेबल है, उसको अटैक करना चाहिए। अब जैसे मैंने बायोमास का बोला, तो वहां पर कितना क्रॉप रेजिड्यू है, तो अगर सही कदम उठाए जाएं जहाँ पे फार्मर से हम क्रॉप रेजिड्यू लेकर उसके बायोमास प्लांट लगाए जाएं, जिससे कि अलग अलग ट्रांसपोर्टेशन में यूज हो सकता है। इनफैक्ट जैसे बायो CNG है, बायो CNG की तरफ हम जा सकते हैं। तो हर क्षेत्र को अपनी अपनी सोर्स ऑफ एनर्जी पर फोकस करना चाहिए और इन्वेस्टर्स को आकर्षित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग, जो भी सरकार ने किया है, मैन्युफैक्चरिंग एक कंपोनेंट है। और फिर उसके अलावा जो एक डाइवर्सिफाइड एनर्जी मिक्स है उसको देखना चाहिए कि और क्लीनर सोर्सेज को हम कैसे लेके आ सकें। जहां पर हम R&D कर सकते हैं, R&D में इन्वेस्टमेंट, अभी R&D में भी इन्वेस्टमेंट शुरू कर रहा है सरकार अपनी अपनी ताकि स्टेट गवर्नमेंट्स अपनी स्कीम्स बना सकें, ताकि R&D में इन्वेस्ट कर सकें। जो लोकल कॉलेजेस हैं, इंस्टीट्यूट्स हैं, उसमें क्लीन एनर्जी को इंसेंटिवाइज करने के लिए सरकार अलग अलग सरकारें कदम उठा रही हैं। उत्तर प्रदेश में भी जैसे अभी 100% अभी सरकार 100% इलेक्ट्रिफिकेशन की तरफ जा रही है। तो जो कुकिंग है, कुकिंग सेक्टर में भी LPG PNG का पेनिट्रेशन बढ़ाना चाहिए। तो ऐसे ऐसे हर क्षेत्र के सरकार को उस क्षेत्र की जो स्ट्रेंथ है उसको फोकस करना चाहिए। और जॉब्स क्रिएट करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग एक बहुत ही बड़ा एरिया है जहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग यूनिट सेट कर सकते हैं। पूरे वैल्यू चेंज जिसको बोलते हैं, सोलर का, विंड के तो कुछ लिमिटेड क्षेत्र हैं, बट मैन्युफैक्चरिंग की तरफ एक एरिया है जहाँ पर सरकार अपने कदम ले सकती है। और चिंतन शाह सर, जो सबसे बड़ी चुनौती इस समय दुनिया के लिए है, दुनिया के सामने क्लाइमेट चेंज की चुनौती है, और पेरिस अकॉर्ड की बात करें तो हम जानते हैं कि भारत ही ऐसा देश है जो वादे के मुताबिक चल रहा है। आपको क्या लग रहा है इस सेक्टर का, उसमें कितना बड़ा योगदान है? वैश्विक पर्यावरण संकट के समाधान में भारत कितनी बड़ी भूमिका निभा सकता है? नहीं, जो COP21 के जो टारगेट्स हैं, वो पर्टिकुलरली एमिशन रिडक्शन के लिए टारगेट है। तो एमिशन रिडक्शन दो तरीके से हो सकता है। एक हो गया कि आप जितना हो सके उतना ऑल्टरनेटिव एनर्जी को यूज करो, और दूसरा यह है कि आप एनर्जी एफिशिएंसी को बढ़ाओ। तो मतलब आप डिमांड साइड मैनेजमेंट करो और एज वेल एज सप्लाई चेन मैनेजमेंट करो। जो अपारंपरिक ऊर्जा है या ऑल्टरनेटिव एनर्जी या रिन्यूएबल एनर्जी इसको बोलते हैं, वो आपकी एनर्जी कंजम्पशन के साइड की तरफ को इशू को टैकल करता है।
और डेफिनेटली अल्टरनेटिव एनर्जी का बहुत ही इम्पोर्टेंट योगदान होगा इसके अंदर, और इसी तरफ आगे भारत बढ़ रहा है। जिस तरह के टारगेट हमने रखे 2030 तक के, विच इज़ 450 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी, वो तकरीबन ऑलमोस्ट 30% ऑफ इलेक्ट्रिसिटी आपकी अल्टरनेटिव एनर्जी से आएगी। साथ साथ में एनर्जी एफिशिएंसी भी इम्पॉर्टेंट है, जो भी सरकार कर रही है, जैसे एलईडी बल्ब लगाना, आपको डिस्ट्रीब्यूशन एफिशिएंसी बढ़ाना, ट्रांसमिशन एफिशिएंसीज बढ़ानी, और गलत कंजम्पशन जो हो रहा है या वेस्टेज हो रही है बिजली की या एनर्जी की, उसको कम करना, और ज़्यादा से ज़्यादा इलेक्ट्रिफिकेशन करना, ताकि ये एक एंटायर थिंग जो है, ये एक प्रोग्राम है, उसको आप सिर्फ एक एंगल से नहीं देख सकते, इसको होलिस्टिकली देखना पड़ेगा। हर चीज़ इंपॉर्टेंट है, एवरी बिट इज़ इम्पॉर्टेंट, और इसीलिए हाइड्रो भी इम्पॉर्टेंट है। हम ज़्यादातर जब ऑल्टरनेटिव की बात करते हैं तब हाइड्रो और बायो एनर्जी को भूल जाते हैं। अच्छा। मगर वो भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है। जैसे मैडम ने बताया सीबीजी के बारे में, तो सीबीजी आप डायरेक्टली नेचुरल गैस को रिप्लेस करके बायोगैस कमिंग फ्रॉम फार्म सेक्टर यूज कर रहे हो, तो एक तरह से आप फॉसिल फ्यूल वहां पे भी डिस्प्लेस कर रहे हो। सिमिलरली बहुत सारी हाइड्रो कैपेसिटीज इंडिया में है, उसको भी काफी बढ़ावा देना सरकार देना चाहती है, तो वो भी अल्टरनेटिव एनर्जी सोर्सेज में ही आती है। तो ये एक होलिस्टिक चीजें हैं, और इंटरेस्टिंग बात यह है कि पूरे इंडिया में बहुत बड़ा कंट्री है, हर स्टेट का अपना अपना रिसोर्स अवेलेबल है, तो उसी रिसोर्स को यूटिलाइज करने का है। कहीं पे हाइड्रो मिलेगा, कहीं पे सोलर ज्यादा मिलेगी, कहीं पे विंड ज्यादा मिलेगी, कहीं पे बायो एनर्जी ज्यादा मिलेगी। तो एक इंटीग्रेटेड अप्रोच होगा, साथ में एनर्जी एफिशिएंसी, ये दोनों का कॉम्बिनेशन, प्लस मोर इम्पोर्टेंटली लोगों को और सेंसिटिविटी दिखानी है, ऊर्जा को वेस्ट ना किया जाए और एनवायरनमेंट को बेटर किया जाए। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स अनदर ऑप्शन है। बिल्कुल, ये पूरी कमेंट में ही कॉप। ठीक है, ठीक है। और आखिर में बहुत छोटा कमेंट में चाहूंगी कि चैलेंजेस क्या हैं, क्योंकि 2030 तक भारत में अक्षय ऊर्जा की भागीदारी 40% और 2035 तक 60% होगी। अब ये एक नई क्रांति जैसा होगा अगर इस आंकड़े को देखें स्वच्छ ऊर्जा के क्षेत्र में भारत। तो चैलेंजेस क्या है, चुनौतियां क्या हैं जिन्हें नजर में रखना होगा? प्राची मैम, मेरे हिसाब से पहली चुनौती जो हमारे देश के पास है वो है 450 गीगावाट का टारगेट अचीव करने के लिए हमको रिन्यूएबल्स को इंटीग्रेट करना है ग्रिड में। अभी हमारा जो ग्रिड है उसका जो बेस लोड है वो कोयले से आता है, तो क्योंकि ये वेरिएबल रिसोर्स बोलते हैं हम इसको, क्योंकि सारा टाइम अवेलेबल नहीं होता, इंटरमिटेंट सोर्सेस हैं, तो इसको ग्रिड से इंटीग्रेट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जिसकी तरफ सरकार अब कदम उठा रही है। उसके लिए स्टोरेज एक ऑप्शन है, एनर्जी स्टोरेज जिसको बोलते हैं। तो गवर्नमेंट ने अभी पीछे ही जो बैटरी मैन्युफैक्चरिंग अनाउंस की कि भारत दुनिया का सबसे बड़ा बैटरी मैन्युफैक्चरिंग हब बनेगा। तो उस वेरिएबिलिटी को खत्म करने के लिए, एड्रेस करने के लिए स्टोरेज एक बहुत अहम भूमिका निभाएगा। तो बैटरी स्टोरेज या और एनर्जी स्टोरेज सोल्यूशन। ठीक है। चिंतन शाह सर, आपकी नजर में चैलेंजेस क्या हैं? एक चीज जो बहुत इंटरेस्टिंग है, इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसी चीज है जिसको आप स्टोर नहीं कर सकते हो। हाँ। आप जैसे जनरेट किया आपको वहीं तक कंज्यूम करना है। एक इसके अलावा जो हमारे टारगेट्स है 450 गीगावाट, नाउ टारगेट को ओवरऑल एग्जीक्यूट करने के लिए आपको बिड्स चाहिए, ऑक्शंस चाहिए, आपको डेट चाहिए, राइट ट्रांसमिशन लाइन चाहिए, प्रोडक्शन फैसिलिटीज चाहिए, इम्प्लीमेंटेशन चाहिए, और हर चीज राइट टाइम पे चाहिए। बिल्कुल। और ये सब प्रोजेक्ट्स अक्रॉस इंडिया आने वाले हैं, तो इसमें मल्टीपल स्टेक होल्डर्स इन्वॉल्व है। ठीक है। तो कोऑर्डिनेशन जो है ये गोइंग टू बी अ मेजर चैलेंज। ये खाली इंडिया में नहीं, अक्रॉस द वर्ल्ड यही इशू आते हैं। तो जितना बेटर कोऑर्डिनेशन होगा, सेंट्रल स्टेट के इक्वेशन जितने बेटर रहेंगे, डायलॉग्स होंगे और उसको सॉल्यूशन को निकालेंगे, बॉटलनेक को निकालेंगे, तब जाके ये चीज डेफिनेटली संभव है। और ये चैलेंज कंटिन्यूअस है, चैलेंज ये, और ये चैलेंज हमें अब तक सॉल्व किया हुआ है, आगे जाके भी सॉल्व करते रहेंगे। बिल्कुल। और इसी के साथ आप दोनों मेहमानों का फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया। चिंतन शाह सर आपका, प्राची गुप्ता मैम आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो मौजूदा वक्त में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता के मामले में भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा देश है। सभी बड़े देशों के मुकाबले इसमें तेज गति से बढ़ोतरी हो रही है और इस सेक्टर में भारत निवेश के लिहाज से एक महत्वपूर्ण देश बन गया है। पिछले दशक में क्षेत्र में 5 लाख करोड़ रुपए का निवेश हुआ है। यही नहीं, भारत हर घर बिजली पहुंचाने के लिए इस ऊर्जा के नेटवर्क का विस्तार भी कर रहा है। 2030 तक भारत का लक्ष्य 450 गीगावाट नवीकरणीय ऊर्जा उत्पादन का है, जिसे हासिल करने के लिए देश तेजी से काम कर रहा है। इसी के साथ फिलहाल आज की चर्चा में इतना ही। आप इस कार्यक्रम को YouTube पर भी देख सकते हैं। नमस्कार।